स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशन की, जो 2025 एग्जाम के लिए आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिया गया स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट इन रिलेशन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसको चूज करना है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, यस और नो। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंप सम मेथड। तो लंपिंग मेथड इसमें यूज नहीं होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट जो आपका है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। यस, इट इज राइट, ये बिल्कुल सही है, प्रोवाइड करता है बेसिक। तो बेसिस ये प्रोवाइड करता है, यानी कि स्टेटमेंट सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। नहीं, ये जनरल प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन करता ही नहीं है। तो आपके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शंस जो है यहाँ पर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस आंसर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहला, मोनोपोली की फीचर्स क्या होती है। एकाधिकार जिसको बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यस होता है। मोनोपोली है तो भाई आपको वो सामान वहीं मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं। नेक्स्ट जो है, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं क्या इसके। तो लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स जो है मोनोपोली में नहीं होते हैं। बहुत ही, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, बहुत ही कम मिलेंगे आपको। जैसे कि आपको सपोज करिए कि आईबीएम का सॉफ्टवेयर लेना है, तो आईबीएम केवल एक ही कंपनी है जो प्रोवाइड करेगी आईबीएम का सॉफ्टवेयर, और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये इसकी मोनोपोली है, उसका सामान और कहीं मिलेगा नहीं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बजाज का आप गाड़ी लेते हो तो बजाज में आप हीरो होंडा के कोई पार्ट्स नहीं लगा सकते हो। हीरो होंडा की गाड़ी लोगे तो हीरो होंडा में किसी और कंपनी का पार्ट्स नहीं लगा सकते हो। तो ये सारी की सारी कंपनियां मोनोपोली लेकर चलती हैं। और ये जो है बहुत नंबर्स ऑफ सेलर्स इसके नहीं होते हैं। ठीक है ना। कंट्रोल ओवर प्राइस, यस ये कंट्रोल कर सकते हैं। मोनोपोली है, इनकी मर्जी है, मैं इतने में दूंगा भाई। तो ये आपका मोनोपोली में कंट्रोल करते हैं प्राइस को। नो कंट्रोल ऑन मार्केट सप्लाई, नो कंट्रोल ऑन मार्केट सप्लाई, बिल्कुल सही बात है, इसका कंट्रोल नहीं होता मार्केट सप्लाई पे। तो यहाँ पर जो है आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमारे ए एंड सी स्टेटमेंट सही है। ए एंड सी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट्स दैट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो हाईलाइट करता है इंडेक्स नंबर को। तो पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रिडिक्शन। बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है इंडेक्स नंबर के द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन है, इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। यस बिल्कुल सही है, ये भी ये काम ये करता है इंडेक्स नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इंडेक्स नंबर हेल्प टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज। ये भी सही है भैया, सुटेबल पॉलिसीज इंडेक्स नंबर के द्वारा जो है फ्रेम हो सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज्ड। नहीं, इंडेक्स नंबर का मिसयूज नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं, ए बी सी जहाँ पे मिलेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, नहीं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सरकार का ऑब्लिगेटरी फंक्शन जो है, यानी अनिवार्य कार्य बोल सकते हो, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सरकार का जिम्मा नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑब्लिगेटरी फंक्शन में नहीं आता है। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर तो भैया गवर्नमेंट का ही काम है, इसको और कोई आम बंदा कर नहीं सकता है। जो प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो करते हैं, बिजनेसमैन हैं वो करते हैं, ये आपका गवर्नमेंट का काम नहीं है। हाँ, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, बी ऑप्शन। वेलफेयर मेजर्स, ये भी गवर्नमेंट का काम नहीं है, वेलफेयर क्या करेगा वो। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपना काम करता है।
एक्सपोर्टिंग गुड एंड सर्विसेज, तो माल का जो एक्सपोर्ट करना है वो क्या इसका काम है? नहीं, बिजनेसमैन का काम है, इंडस्ट्रीज का काम है, ये भी इसका काम नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शंस गलत हैं, केवल बी सही है। यानी कि हमारे ऑप्शंस में बी जो है वही सही है। ओनली थर्ड जो है सही है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ओनली थर्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कौन से हैं इंडिया में, उसके घटक कौन कौन से हैं हमारे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल रहा है तो ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया सही है मनी मार्केट में। मनी लेंडर्स तो भाई अपनी मर्जी से चलते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ट्रेडर्स भी अपनी मर्जी से चलते हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHIS, ये भी है इसमें शामिल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में। यानी कि A and D सही है। ऑप्शंस देखते हैं, A and D किस में है हमारा? ABACAD, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और मूव करते हैं इसके आंसर पे। यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द ओड वर्ड आउट, यानी कि इसमें ओड कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, आपको पता होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लेबर होता है, लैंड होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। इंटरेस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमारा जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यानी ओड जो आएगा वो कौन सा आएगा हमारा? वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है ये हमारा ओड है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है ये हमारा ओड है। इसके बाद जो है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाती है? तो डायरेक्ट डिमांड में जो है कार आता है, ठीक है, परफ्यूम भी आएगा, ठीक है। जो हम सीधे लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट डिमांड है, परफ्यूम है, कार भी है, सॉरी कार है, परफ्यूम है एंड शुगर भी है। लेबर डायरेक्ट डिमांड में नहीं आएगा, तो लेबर जो है इस डायरेक्ट डिमांड में नहीं शामिल है। तो यानी ये ऑड हो गया आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई। वो फैक्टर्स जो लीड करते हैं सप्लाई की इंक्रीज में, वो कौन कौन से चीज़ें हैं इसमें आप बता सकते हो? फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई, फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करोगे तो इंक्रीज इन सप्लाई होगी नहीं, सप्लाई जल्द की डाउन हो जाएगी। जब रेट बढ़ा दोगे तो माल का जो है डाउन हो जाएगा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्सेस, ये तो और बढ़िया है। डिक्रीज करोगे गवर्नमेंट टैक्सेस को तो हम और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो अच्छी अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें बनेंगी। यहाँ पे जो ऑड है वो क्या बन रहा है? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ा देंगे तो जो मटेरियल है उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे ऑड है वो है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आपका फोर्थ नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से मार्केट का क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है ये हमें पता है, बस हम उसको देख लेंगे और अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एक शॉर्ट पीरियड होता है, सही है। लॉन्ग पीरियड भी होता है मार्केट का, सही है। इंटरनेशनल और वेरी लॉन्ग पीरियड, तो वेरी लॉन्ग पीरियड भी होता है आपका, लेकिन जो इंटरनेशनल है ये नहीं होता है। ठीक है, मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो इंटरनेशनल टाइम की बेसिस पे नहीं होता है। तो टाइम पे है, लॉन्ग पीरियड है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड है और वेरी लॉन्ग पीरियड है। टाइम पे है कि बहुत लंबे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर इंटरनेशनल टाइम कुछ भी बेसिस नहीं होता है, यानी कि आपका इंटरनेशनल जो है यहाँ पे ऑड हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया इंटरनेशनल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप कौन कौन से हैं बस वो हमें देखना है, और जो नहीं है उसको हटा देंगे इसमें से। थ्योरी ऑफ इनकम आती है स्कोप में, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन आता है स्कोप में। थ्योरी ऑफ वेजेस नहीं आता है ये स्कोप में, ये तो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मैक्रो में नहीं आता है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें आता है, तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन थ्योरी ऑफ वेजेस जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है स्कोप में। तो ये आपका ऑड हो गया इसमें से। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर हो गया थ्योरी ऑफ वेजेस।
अब आते हैं कंप्लीट द कोरिलेशन। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पर आपको दे रखा है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व और कर्व लीनियर डिमांड कर्व, ये सारे आपको समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन हो गया, नॉन लीनियर डिमांड कर्व हो गया, तो लीनियर डिमांड कर्व हो गया। स्ट्रेट है तो उसका कर्व है, स्ट्रेट का कर्व, और नॉन लीनियर का लीनियर। एक्स अगर एक्सपोर्ट है तो एम जो है वो इम्पोर्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन सरप्लस बजट, तो इन्फ्लेशन का क्या होगा, रिसेशन हो जाएगा, ठीक है। सरप्लस बजट का डिफ्लेक्ट बजट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है प्राइमरी मार्केट, फिर सेकेंडरी मार्केट, ओल्ड इश्यूज, तो ओल्ड इश्यूज के साथ में कौन सा आ जाएगा, न्यू इश्यूज। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये क्या होगा, इंटरनल या होम ट्रेड। नेक्स्ट जो है आपका गिव एन इकोनॉमिक टर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, उसको कहते हैं डिमांड कर्व। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड टू ए चेंज इनकम ओनली, तो इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक छोटा सा एक आपको जो है टर्म देना है कि ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहलाती है। डिपॉजिट्स विड्रॉबल ऑन डिमांड, इसको डिमांड डिपॉजिट बोल देंगे। और परचेज ऑफ गुड फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री, क्या बोलते हैं, इसको इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको एनी 3 करने होंगे। यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें से आपको एनी 3 करने होंगे। एनी 3 करोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। और फिर आप और बाकी करोगे तो फिर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 12 मार्क्स मिलेंगे। सॉरी, यानी 3 करोगे तो आपको 4 4 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। मैंने सारे आंसर्स दिए हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहाँ पे दिया गया है पहला, दीपक डिसाइडेड टू काउंट हाउ मैनी टाइम्स ही हैड टू ट्रेवल बाई ट्रेन इन ए पीरियड ऑफ मंथ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। और बी इसमें हम बता सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर उसका जो है आप पॉइंट जो है कंसीडर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होगा और उसका कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका दूसरा दिया गया है, ऑल्दो गोल्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हाई। हालांकि जो सोना है वो जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इसका आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, इफ ए कमोडिटी इज रेयर इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज इज हाई थ्रू इट्स वैल्यू इज यूज इज लो। क्यों, अब देखो कोई भी कमोडिटी है अगर वो बहुत ही कम मिलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले जाओ मिल जाएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वो अगर रेयर होगी तो उसकी एक्सचेंज में वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। और जो है उसकी नेसेसिटी जो है वो लो हो जाती है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो मिलती नहीं है तो उसकी नेसेसिटी इतनी ज़रूरी नहीं है। द पैराडॉक्स बिटवीन द वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब आपका जो है थर्ड है, इसमें fall in price of ice cream by 50% resulted in 20% rise in its demand। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ की प्राइस गिरेगी तो डिमांड जो है क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हो गया। एक्सप्लेनेशन कर देना है कॉन्सेप्ट का। जो आंसर्स दिए गए हैं इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है।
3 क्वेश्चन इसमें से करने थे, मैंने सारे करे हुए हैं। 4th नंबर आप देखिए, 4th नंबर आपको फिर से क्वेश्चन दिया गया है। आउट ऑफ 100 kgs ऑफ एप्पल्स, इसमें पूछा गया है वनस्ट राव ऑफर टू सेल 90 kgs ऑफ एप्पल इन द मार्केट एट 100 रुपीज पर kg। वसंत राव, सॉरी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई की है, सेल करने की बात हो रहा है तो सप्लाई की हो रही है, और एक्सप्लेनेशन कर देंगे। फिर आपका जॉन परचेज कर दिया है उसने व्हीट फ्लोर फॉर हिज बेकरी फ्रॉम फ्लोर मिल, तो इसमें क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है। हमारे पास आपके 5 सैम्पल पेपर्स हैं इस क्वेश्चन पेपर के, जो इकोनॉमिक्स का आप देख रहे हैं, इसके 5 सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। पहला सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये जो है आपका, इसमें क्या है, डिफरेंसेस करने हैं, और कोई भी 3 करने हैं डिफरेंसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, पार्शियल, जो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम है, इसके आप जो है डिफरेंशिएट करते हैं, बाय मीनिंग कर दीजिए, बाय नेचर कर दीजिए, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में कर दीजिए, बाय मीनिंग कर दीजिए, बाय नेचर कर दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, इन्फीरियर गुड और सुपीरियर गुड्स में आपको डिफरेंसेस करना है, तो मीनिंग और कंज्यूमर्स के कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप और भी ले सकते हैं पॉइंट, मैंने अपने हिसाब से जो पॉइंट सुटेबल लगे हैं वो लिए हैं। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग और फॉर्मूला के बेसिस पे कर दिया है। चाहे तो आप इसको और भी कोई पॉइंट कंसीडर करना चाहें तो आप बता सकते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मीनिंग के थ्रू कर सकते हैं और साथ साथ फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट में मीनिंग और नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है, या नेचर ऑफ यूज़ भी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर आपका आंसर यानी 3 ही करना है। राइट इन ब्रीफ अबाउट हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका रिव्यू आपको बताना है थोड़ा सा ब्रीफ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स के हिसाब से समझाया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम जो है ना क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में देने का प्रयास करें। पॉइंट में लिखने से आपके नंबर नहीं कटते हैं, थ्योरी लिखने से नंबर बहुत कटते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट बना के लिखोगे तो आप आसानी से जो है अच्छे नंबर ले पाओगे। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप जो है देखो, मैंने पॉइंट वाइज दिया ताकि इसमें क्या होता है, बच्चों को याद होता है पॉइंट वाइज। जो थोड़ा सा अगर थ्योरी मिक्स करके लिख दे तो इसमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है, फिर वो याद करने में दिक्कत करती है। पॉइंट जो है हमेशा याद हो जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं, आप अपने पॉइंट्स चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बाकी हमने अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, ये टाइप्स है जिनको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से आपके जो है रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, बदलाव जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है, उसके बाद डीमेट अकाउंट फैसिलिटी दी गई है, इंक्रीज एक्सेस टू द ग्लोबल फंड्स हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है इसमें आ गए हैं। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियाज इम्पोर्ट। तो आप बता सकते हो पेट्रोलियम के बारे में, गोल्ड के बारे में, इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा किस ईयर में कितना % जो है हुआ है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर से आयरन एंड स्टील है, इसके बारे में आप बता दोगे। स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है ना, इस स्टेटमेंट से आप एग्री हैं या नहीं हैं ये बताना है, और उसका रीज़न भी देना। अगर आप एग्री हैं तो रीज़न क्या है, अगर आप डिसएग्री हैं तो रीज़न क्या है। व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट इंक्रीजेज, तो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब उसका रीज़न मैं दूंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ रीजन्स हैं, तो इस तरह से हम आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। अब जो है दूसरा आपको दिया है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ कमोडिटी, एग्री और नॉट एग्री। तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, रीजन क्या है एग्री होने का वो हमने बताना है। तो यहाँ पे हमने उसको देखो स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बताओगे तो बेस्ट रहता है। चाहे आप पॉइंट 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवरल फैक्टर्स डिटरमाइन द सप्लाई। तो यस आई एग्री, भाई बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, यस एग्री। इसके रीजंस क्या हैं, कौन कौन से रीजंस होते हैं अपने इकोनॉमिक टर्म में, वो हम रीजंस यहाँ पे लिखेंगे।
इसी तरह से फिर आपका नेक्स्ट जो है, इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर, तो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, रीजन क्या है इसका हम दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आपका इसी में 5वां स्टेटमेंट दिया है, मनी मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। यस बिल्कुल, मनी मार्केट तो भाई गिरता बढ़ता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, ठीक है। तो आई एग्री और रीजंस आप दे दोगे। तो रीजंस में आप जो भी आप देना चाहें, जो आपके इकोनॉमिक टर्म में आते हैं उन्हीं को देने हैं रीजंस, अपने मन से बना के नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी रीजंस हैं हमारे पास जिनको हम दे सकते हैं। इसमें से आप 2 4 5 जो आपको बेस्ट लगे, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, उन्हीं रीजंस को आप लिखेंगे, ठीक है। बाकी हमने बहुत सारे रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी टू। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इस टेबल को हमने, ये यहाँ पे जो मैंने फिलअप किया है, इस फिलअप को भूल जाओ। तो यहाँ पे इस तरह का विदाउट फिलअप था ये क्वेश्चन। 10 था आपका, प्राइस ऑफ 10 था, तो डिमांड जो पेन का 500 था। अब यहाँ पे इसने ब्लैंक स्पेस दे दिया और डिमांड ऑफ पेन जो है 400 हो गया। फिर यहाँ पे दिया इसने 30, फिर डिमांड जो है इसने पेन का डैश दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया डैश पेन, प्राइस ऑफ पेन, और यहाँ पे डिमांड दे दिया 200, और यहाँ पे 50 दे दिया, और यहाँ पे आपका फिर डैश दे दिया। तो आपको ये फिलअप करना था। तो यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पे रिलेशन जो है इनवर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन इस टेबल के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्लीट द अबव टेबल। तो इस टेबल को हमने कंप्लीट किया कि भाई 10 पेन, जो प्राइस जब 10 था तो 500 थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। जब ये 400 हुआ, इसका मतलब प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि डिमांड आपकी कम हुई, तो यानी कि प्राइस बढ़ा है तभी डिमांड कम होती है। अगर प्राइस सस्ता होता है तो मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डिमांड कम हुआ है यानी कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है यानी कि डिमांड और गिर गई, ठीक है। यहाँ पर फिर डिमांड और गिरी है यानी कि फिर से प्राइस और इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तो यानी कि डिमांड और गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। विच टाइप ऑफ रिलेशन इज फाउंड बिटवीन प्राइस ऑफ पेन एंड डिमांड ऑफ पेन। तो इन्वर्स रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस ऑफ पेन एंड द डिमांड ऑफ पेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है आपको ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस डायग्राम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग रेशियो मेथड, और दूसरा है फाइंड आउट द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी बाई डेल पी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ कर्व में यहाँ पे ग्राफ में दे रखी है, ठीक है। इस ग्राफ के हिसाब से जो है हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सब क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। इस ग्राफ में से हम वैल्यू को लेकर के यहाँ पे पुटअप कर देंगे और हमारे पास जो है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा रेशियो मेथड से। अब यहाँ पे जो है द टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि जो है ईडी है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है। आप देख रहे हो ईडी की वैल्यू 2.36 आ रही है, तो यानी कि एक ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद जो है स्टडी द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो है सेलिंग कॉस्ट इज कैटेगराइज एज एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग ए कंपनीज ब्रांड प्रोडक्ट एंड और सर्विस बाया मीडिया आउटलेट्स। तो इस तरह का ये पैराग्राफ दिया। इस पैराग्राफ को जब आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफाइन सेलिंग कॉस्ट इन योर ओन वर्ड्स, और वाई डू कंपनीज इनक्योर सेलिंग कॉस्ट। तो इसके मैंने आंसर्स यहाँ दिया है, पैराग्राफ को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है, आराम से। क्योंकि जो सेलिंग कॉस्ट है वो इट इज़ वेरी इंक्रीजिंग बाय द कंपनी सेल्स थ्रू आउट द ब्रांड और प्रोडक्ट इन अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम जो है लिख देंगे, थ्रू आउट द इंक्रीज ऑफ सेल्स थ्रू आउट द प्रोडक्ट अवेयरनेस और ब्रांड, जिसे जो भी है इसमें। और यहाँ पे 6 जो क्वेश्चन हैं इसमें से कोई आपको 2 करने हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी के आप फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप समझा सकते हो पॉइंट वाइज, ये पॉइंट वाइज मैंने समझाया हुआ है। तो ये आप 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट इस तरह से आप कंसीडर करोगे। 10, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, इसमें से आप, जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट लिखो, आपको क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से पॉइंट जो है लिखने होंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सेकंड इसी में पार्ट में पूछा गया, डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम।
पहले तो इनकम, नेशनल इनकम की डेफिनेशन दे देना है। अब कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको हम बता देंगे, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स है, इलीगल इनकम है, अनपेड सर्विसेज हैं, उसके अलावा जो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, इनकम ऑफ फॉरेन फॉर्म्स है। तो इस तरह से आप जो भी इनमें से जो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट लिखो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉइंट्स दिए हैं, जो आपको समझ में आता है, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसी को आप याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही आप पढ़ के जाओ, पूरा का पूरा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लिमिटेड पढ़ो, लेकिन पढ़ो बिल्कुल प्रिसाइज, कि आप जो पढ़ के जा रहे हो उसको भूलोगे नहीं। इसमें थर्ड पूछा गया, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो कैसे कैसे पब्लिक रेवेन्यू आता है हमारा, तो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसके बाद जो है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आते हैं, जिसमें फ़ीस है, प्राइजेज ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल असेसमेंट्स हैं, फाइन्स एंड पेनल्टीज़ है, ये सब लगाते हैं, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपको जो भी समझ में आता है, जो समझ में आता है उसी को याद करना है, उसी पॉइंट को आपको याद करना है, सारे पॉइंट्स को नहीं। हमने तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको इसलिए दिए हैं कि जिस बच्चे की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो पढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर दी एंड होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए, जिसके आंसर शीट आपको चाहिए, तो आप ए सिंगल पीडीएफ के लिए 30 रुपीज़ पे कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन आपका जीपे या फ़ोन पे रहेगा, नंबर यही है व्हाट्सएप वाला, इसी व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करोगे, आपका इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट आपका पीडीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आपको जो है पेमेंट के बाद में पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, और विद सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में ऐसे के ऐसे हैं सारे। जो भी आप सैम्पल पेपर 1 लें या 2 लें या 3 लें, 4 लें, 5 लें, वो आपकी मर्जी है। सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और आप सारे सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।